डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुका है। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। बासमती धान मेरठ की पहचान बनता जा रहा है। जहां एक ओर किसान बासमती उगाकर अपनी आय में इजाफा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से नए आयाम छू रहे हैं। आइए इस पर दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मेरठ मुख्य रूप से गन्ना और बासमती धान के लिए जाना जाता है। यहाँ के ज्यादातर किसान बासमती धान की खेती करते हैं क्योंकि यहाँ का अधिकतर बासमती निर्यात किया जाता है, जिससे किसानों को मोटा मुनाफा मिलता है। इसलिए किसानों की बासमती की गुणवत्ता का खास ख्याल रखना होता है। सही दिशा निर्देशों के लिए समय समय पर कार्यशाला का आयोजन कर किसानों को जागरूक किया जाता है कि वे किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ। हमारा जनपद मेरठ मुख्यतः गन्ना और अन्य फसल के रूप में गेहूं और धान के लिए जाना जाता है। मुख्य क्रॉप यहाँ पे गन्ना है लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में, और लगभग 70 से 80 हज़ार हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। और दूसरी जो फसल है, किसान भाई खरीफ में धान करते हैं, और धान भी बासमती धान होता है, सुगंधित धान। यहाँ पर लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र है। जो यहाँ पर बासमती पैदा होता है वो सारा के सारा लगभग किसान भाई निर्यात करते हैं विदेशों में। यहाँ का जो दोआब का क्षेत्र है, जिसमें पानी की उपलब्धता है, भूमि की गुणवत्ता है, बहुत ही अच्छा है बासमती धान के लिए। आज यहाँ चिराग फार्म पे भी इस एक कार्यशाला आयोजित की गई है। किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि धान जो बासमती आप पैदा कर रहे हैं, उसमें उतना ही फर्टिलाइज़र, उर्वरक या दवाओं का प्रयोग करें, जिससे हमारी धान का जो निर्यात के लिए गुणवत्ता है वो ख़राब ना हो। तो किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि जब भी कोई रोग या कीड़े लगे हों, उसके बारे में कोई दवा डालनी हो, तो हमारी कृषि विभाग के जो कृषि रक्षा इकाई में BSc AG जिनके पास योग्यता है, उनके पास जाएं, अपना पौधा दिखाएं, बीमारी के बारे में डायग्नोसिस कराएं, या कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर आप अपना पौधा लेके जाएं, और इसके बाद जो वैज्ञानिक बताएं कि ये दवा आप डालें, वही दवा का इस्तेमाल करें। क्योंकि ये प्रकृति में कीड़े और रोग तथा फसल सभी रहता है, लेकिन हमको तभी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जब हमारी फसल को इतना नुकसान होने की संभावना हो कि हमारा उत्पादन घट रहा हो। तो दवाओं भी 3 तरह की दवाएं हैं। कुछ दवाएं पहली स्टेज में इस्तेमाल की जाती हैं, वो कम हानिकारक होती हैं, उनका जो विषैलापन है वो आपके उत्पाद में कम होता है। जब उनसे असर ना हो तो दूसरी सेकेंड स्टेज की दवा इस्तेमाल करें, इसके बाद तीसरी स्टेज की। इसी प्रकार जो उर्वरक के बारे में कहते हैं, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। इसके लिए आपको चाहिए कि आप मृदा का नमूना हमारे जो मृदा परीक्षण लैब है वहाँ भिजवा दें। नमूने जो लेने की विधि है वो हमारे कर्मचारी कृषि विभाग के हर न्याय पंचायत पे हैं, वो आपको बता देंगे। नमूना लेने के बाद फिर उसको हम
पोषक तत्वों की जांच कराते हैं कि आपकी खेत में ताकत क्या है, यानी जो पौधों के लिए चाहिए आपको आवश्यकता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मोलिब्डेनम, आयरन, उसकी उपलब्धता क्या है, मुख्य पोषक तत्व कितने हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं, और जो आपको फर्टिलाइज़र डालनी है किसी फसल विशेष के लिए, उसके लिए उसकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए, रिकमेंडेशन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ये आपको पता चल जाता है। वहीं किसान इस बात का ध्यान रखें कि लगातार खेत में एक ही तरह की प्रजाति ना लगाएं, क्योंकि इससे उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और कहीं ना कहीं किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में क्या करें किसान, बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि बासमती आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप प्रजाति भी बदलें। लगातार 3 साल एक प्रजाति प्रयोग करने से उस पौधों में, उस प्रजाति के पौधों में ज़्यादा रोग लगते हैं, कीट ज़्यादा आते हैं। अगर आप फसल चक्र परिवर्तन कर लेंगे तो आप उसमें या प्रजाति बदल लेंगे तो रोग और कीटों का प्रयोग कम होगा, उत्पादन आपका अधिक होगा। हमारी कृषि विभाग भी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। उसमें जो धान का बीज है, आपका गेहूं का बीज है, इसके बीज पर 50% अनुदान जो है उत्तर प्रदेश सरकार देती है। बीज आप चाहे कृषि विभाग के बीज भंडारों से, चाहे कोऑपरेटिव के भंडारों से, इफ़को से, केपको से, उत्तर प्रदेश यूपी एग्रो के किसी भी सहकारी सरकारी संस्थान से आप लेंगे, आपको अनुदान मिल जाएगा। दूसरी अभी फसल आपको आने वाली है रबी की, गेहूं की, तो इस पर भी 50% अनुदान है। तो किसान भाई हमारे बीज भंडारों से, सहकारिता से ही बीज खरीदें, गुणवत्ता युक्त बीज खरीदें। आप तभी आप प्राइवेट में बीज लेने जाएं जब इन संस्थाओं में बीज की उपलब्धता ना हो। एक बात और कहना चाहेंगे किसान भाइयों से कि अभी एक नया मिशन, तिलहन मिशन, केंद्र सरकार ने जो है लॉन्च किया है, लागू किया है। उसमें आपकी सरसों को फसल का उत्पादन, उत्पादकता और क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो बीज पर 75 से 80% अनुदान केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर आपको देगी। यानी कि अगर 10 रुपये किलो बीज है तो आपको केवल 8 रुपये, आपको 2 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 8 रुपये सरकार देगी। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि रबी में अधिक से अधिक क्षेत्र में तिलहन की फसल करें, सरसों की फसल करें, 75% बीज का अनुदान प्राप्त करें। इसके अलावा कृषि विभाग प्रदर्शन भी कराते हैं। जिन किसान भाइयों को खेतों में प्रदर्शन कराना है तो 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से खाद, बीज, दवा, सारा कुछ निवेश किसानों को दिया जाता है और उनके डीबीटी के माध्यम से। तो अनुरोध है कि आप दलहन की तरफ जाएं, तिलहन की तरफ जाएं और जो भी योजना है उनका लाभ उठाएं। जो अभी अक्टूबर में एक समस्या और आने वाली किसान भाई कि हमारे यहाँ चूँकि गन्ना ज़्यादा होता है तो गन्ने की पत्तियाँ किसान भाई जलाते हैं, उससे प्रदूषण होता है, उससे हमारे जो पोषक तत्व हैं ज़मीन में वो जल जाने के कारण ख़त्म हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया हैं जो हमारे पौधों के लिए लाभदायक हैं, ज़मीन के लिए, वो मर जाते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो जलाएं नहीं पत्तियों को। किसान भाइयों को पत्तियां ना जलाएं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दें। इसके लिए कृषि विभाग, भारत सरकार के सहयोग से जो यंत्र हैं, मल्चर है, SMS है, मोल्डेबल प्लाऊ है, ये सोसाइटियों को, जितनी भी गन्ना सोसाइटी हैं हमारे यहाँ 6 सोसाइटियाँ हैं, 20 हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं और ग्राम पंचायतों को 80% अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है। वहाँ पर आप किराए से ले लें आप और अपने खेतों में पत्तियों को छोटे छोटे काट दें। और काटने के बाद एक डिकम्पोजर भी दिया जा रहा है। अभी हम 21,000 डिकम्पोजर बांटेंगे। उसका अगर छिड़काव कर देंगे तो आपकी जितनी भी गन्ने की पत्तियाँ हैं वो आप 1 हफ्ते के अंदर सड़ जाएंगी खेत में ही और वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। तो अगर आप गन्ने की पत्तियाँ जलाते हुए पकड़े गए तो पर हेक्टर आपको पहली बार जो है आपको 2,500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। दोबारा पकड़े गए तो आपको 5,000 का जुर्माना होगा पर हेक्टर और आपको कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा किसान भाइयों को, गन्ने की पत्ती को न जलाएं, उसको इकट्ठा कर लें, खेत में ही गड्ढा खोद लें। मनरेगा के अंतर्गत उनको अनुदान है गड्ढा खोदने का, उसमें पत्तियां भर दें, डिकम्पोजर डाल दें और वो आपको 1 हफ्ते 10-15 दिन में आपको सर के खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको जो यूरिया डाई का ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो आपका बचत होगी पैसे की और आपकी उर्वरता शक्ति बनी रहेगी। और भी कई योजनाएं हैं। तो आपको मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़िले में, जनपद में जिला कृषि अधिकारी कार्यालय और तहसील लेवल पर उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय और ब्लॉक लेवल खंड विकास अधिकारी कार्यालय पे आप संपर्क करें। जितनी भी कृषि विभाग की योजनाएं हैं, सारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिली और लाभ मिलेगा। इसके अलावा कोई भी परेशानी है,
कोई भी आपको दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत है, फसल की दिक्कत है, तो कृषि विज्ञान केंद्र पर या हमारे ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत लेवल पर जो हमारे तकनीकी सहायक हैं, बीटीएम हैं, सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं, उनसे आप संपर्क करें और अपनी सलाह लें, अच्छी खेती करें, उत्पादन करें, ताकि हमारा उत्पादन बढ़े और आपको आपकी इनकम मिले। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान कम खर्च में अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन ले सकते हैं। तो अभी आपने देखा हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। देश में अंडे और मांस की पूर्ति करने के लिए बतख पालन एक उभरते हुए व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है। आपको बता दें कि खेती के साथ साथ अगर आप बतख पालन के क्षेत्र में भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आप अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि कम संसाधनों में भी इस व्यवसाय को आसानी से शुरू किया जा सकता है। तो किसान कैसे कर सकते हैं बतख पालन, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बतख पालन शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बतख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सकें और विचरण कर सकें। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बतख पालन किया जा सकता है और बतख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा लिया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बतख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 किलोग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बतख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बतख पालन घाटे का सौदा नहीं है। बतख पालन से पहले किसान सुनिश्चित करें कि बाजार व्यवस्था कैसी है, साथ ही उस स्थान की जलवायु बतख पालन के लिए अनुकूल है या नहीं। साथ ही बतखों की उन्नतशील नस्लों का चयन स्थान की मांग के हिसाब से ही करें। जैसे मांस उत्पादन के लिए सफेद पैकिंग, एलिसबरी, मस्कोवी, राउन, आरफिंगटन, स्वीडन। अंडा उत्पादन के लिए इंडियन रनर, दोनों के लिए खाकी कैंपबेल। बतख पालन शुरू करने के लिए शांत जगह बेहतर होती है। अगर ये जगह किसी तालाब के पास हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बतखों को तालाब में तैरने के लिए जगह मिल जाती है। अगर बतख पालन की जगह पर तालाब नहीं है तो जरूरत के मुताबिक तालाब बना सकते हैं। तालाब ना होने की स्थिति में टीन शेड के चारों तरफ 2 से 3 फुट गहराई व चौड़ी नाली बनवा लेनी चाहिए, जिसमें तैरकर बतखें अपना विकास कर सकें। एक अनुमान के हिसाब से 5000 बतखों के फार्म को शुरू करने के लिए 3750 वर्ग फुट के 2 टीन शेडों की जरूरत होगी। वहीं इनके आहार की बात करें, बतख के 3 सप्ताह के बच्चों के भोजन में 2700 किलो कैलोरी और 20% प्रोटीन की जरूरत होती है।
3 सप्ताह की उम्र के बाद प्रोटीन का स्तर 18% होना चाहिए। बतखों को 20% अनाज वाले दाने, 40% प्रोटीन युक्त दाने, 15% चावल का कना, 10% मछली का चूरा, 1% नमक व 1% खनिज लवण के साथ 13% चोकर दिया जाना चाहिए। इस तरह हर बतख के फीडर में 100 से 150 ग्राम दाना डालना चाहिए। आजकल किसान समन्वित बतख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बतख के साथ साथ मछली पालन कर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान में बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बतखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाएं। इससे बतखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 500 से 600 बतख पाली जा सकती हैं। इसके अलावा धान के साथ समेकित कृषि के साथ भी बतख पालन किया जा सकता है। तो अभी आपने बतख पालन के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। एफएमडी का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर पीपीआर का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। एचएस या बीकू की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है। अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशुओं के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। राजस्थान, जहां कदम कदम पर जिंदगी इम्तिहान लेती है,
और ऐसे में एक महिला का कृषि के क्षेत्र में परचम लहराना कोई मामूली बात नहीं है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही सफल महिला किसान से जो कि 13 सालों से जैविक खेती कर रही हैं। खेती के क्षेत्र में महिलाओं ने हमेशा हर कदम पर पुरुषों का साथ दिया है। बावजूद भी कृषि में पुरुषों के योगदान को ही याद किया जाता है, जबकि खेती का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुरानी इसमें नारी की भागीदारी भी है। यही वजह है कि अथक प्रयास और नई तकनीकी के तालमेल ने खेती को अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। 21वीं सदी में जहां कृषि लगातार नई नई तकनीकों से आधुनिक हुई, वहीं महिलाओं ने भी इन तकनीकों को साहस के साथ गले लगाया है। आज की महिलाएं कृषि में अपने सफल सहयोग के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं। ऐसी ही एक महिला किसान है राजस्थान की रूबी पारेख। यहाँ पे आई, यहाँ पर सब लोग खेती करते थे और मेरे पति भी इन खेतियों से जुड़े हुए थे, किसान हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी इसमें हेल्प करूं। मेरी एक मानना था कि भाई मुझे भी कुछ करके दिखाना है। रूबी पिछले 13 साल से खेती में अपना सहयोग दे रही हैं। वे बताती हैं कि साल 2004 में जब उनका विवाह हुआ तब खेती के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके ससुराल में आजीविका का मुख्य आधार खेती ही था। इसी आधार में रूबी भी धीरे धीरे भागीदार होने लगी और छोटे छोटे खेती के कार्य करने लगी, जिसमें परिवार की मदद तो होती ही थी, साथ ही उनकी जानकारी भी बढ़ रही थी। ये छोटी सी मदद कब रूबी का ध्येय बन गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अपनी बढ़ती रुचि को और निखारने के लिए रूबी नई नई जानकारियां एकत्रित करने लगी। इसके लिए रूबी कृषि बैठकों का भी हिस्सा बन गई और साल 2008 में खेती के प्रति उनका नजरिया बदला, जब कृषि विज्ञान केंद्र की टीम ने आकर जैविक खेती के बारे में जानकारी दी और प्रशिक्षण भी दिया। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में रूबी ने जैविक खेती को तो जाना ही, साथ ही रसायनों के दुष्परिणाम भी बताए। इसके बाद रूबी और उनके पति ने निश्चय किया कि वे जैविक खेती को ही अपनाएंगे और बाकी किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। साल 2008 में रूबी ने अपने खेत में जैविक खेती की शुरुआत की। हालांकि वे जानती थीं कि शुरुआत में उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि धीरे धीरे पैदावार और गुणवत्ता में इजाफा होता जाएगा, और हुआ भी ऐसा। इस समय रूबी अपने 20 बीघा खेत में हर तरह की फसलें ले रही हैं। हमारे यहाँ पर 20 बीघे में जैविक खेती कर रहे हैं। उसमें से जो सरसों है, गेहूँ है, चना है, और इसके अलावा भी हम जो कर रहे हैं वो वेजिटेबल जैसे सब्जियाँ हैं, पालक है, मेथी है, मूली है, गजरा है, और जैसे मटर, बैंगन, टमाटर, मिर्ची आदि सब्जियाँ लगा रखी है। रूबी ने न सिर्फ जैविक खेती शुरू की, बल्कि जैविक खाद बनाना भी सीखा और अपने खेत में इस्तेमाल करने के लिए गोबर और गौमूत्र जैसे जैविक खाद, जीवामृत भी बना रही हैं। अपने पति की मदद से रूबी ने करीब 200 मीट्रिक टन केचुआ खाद बनाने के लिए एक इकाई तैयार की है। इस इकाई के कारण ही आसपास के किसानों को आसानी से जैविक खाद उपलब्ध हो रही है, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। वे बताती है कि इस इकाई को शुरू करने में नाबार्ड से काफी सहायता मिली। जैविक खाद इकाई के साथ ही रूबी ने अजोला उत्पादन इकाई भी तैयार की है, जिससे पशु आहार के लिए उत्तम माना जाता है। इसके इस्तेमाल से पशु का विकास तो सही होता ही है, साथ ही इससे दूध उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। जैविक खेती में किए गए अभिनव प्रयासों के लिए रूबी को भारत और राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। बदलते दौर में महिलाओं ने खुद को काफी सशक्त किया है, फिर चाहे वे कृषि का क्षेत्र हो या फिर कोई और। महिलाएं अपने सकारात्मक प्रयासों से खुद का और समाज का भविष्य संवार रही हैं। तो
अभी आपने मुलाकात की हमारी आज की सफल महिला किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप गांव किसान कार्यक्रम के पहले के प्रसारित कार्यक्रमों को आसानी से देखकर कृषि के क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। पराली को ना समझे बेकार, आएगी खाद बनाने के काम। नहीं पड़ेगी जलाने की जरूरत जब करेंगे आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश पराली से परिवर्तन। 8 अक्टूबर शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। 7 फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की सारी जानकारी देखिए हमारे नए और खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में 9 अक्टूबर शाम 5:30 बजे। छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। बोलिए श्री महागणेश की वैसे वास्तविक उत्सव तो मित्रकर्ण के आने के पश्चात ही मनाया जाएगा। मूर्ख पांडव समझ रहे होंगे कि ये सब भाग्य का खेल। जिसका भय था वही हुआ। क्या हुआ? ग्रीमिक हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की सारी जानकारी देखिए हमारे नए और खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में 9 अक्टूबर शाम 5:30 बजे। क्या है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? कहाँ पे करवाऊं इस मिट्टी की जांच? क्या है इसके लाभ? किससे करें हम संपर्क? क्या है इसकी जांच की पूरी प्रक्रिया? जानने के लिए देखिए सरकार आपके साथ 9 अक्टूबर शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन
के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। देखिए कार्यक्रम विचार विमर्श मेरे साथ शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। विषय पराली से परिवर्तन। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।